ऑफिशियल चैनल ऑफ एस चांद एकेडमी। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊं दोस्तों एक वीडियो सोल्यूशन, एक शानदार वीडियो सोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से या कोई और मीडियम से। इंग्लिश अपने आप में चैलेंज इसलिए है क्योंकि इसकी ग्रामर की बारीकियां समझनी पड़ती है, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें सर्टेन नहीं रहती। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है एक अच्छी बुक का, कि एक अच्छी बुक मिलनी चाहिए। और वो अच्छी बुक दोस्तों आपके लिए एस चांद पब्लिकेशन कितने ही वर्षों से लेकर आया है, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। एक इतनी शानदार किताब जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस की तैयारी कर ररे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और जहां इंग्लिश ऑब्जेक्टिव में आती है वहां ये बुक काम आती है। 27 चैप्टर्स हैं टोटल इसके, और सारे चैप्टर्स अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं। उन चैप्टर्स के वीडियो सोल्यूशन के लिए मैं यहां पे आज आपको एक ऐसा वीडियो सोल्यूशन जहां पे हमने थ्योरी को बताया और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझाया और फिर बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। दोस्तों अपने आप में इस बुक को अगर एक बहुत अच्छा इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक कहा जाए तो कम नहीं होगा। उस क्वेश्चन बैंक को कैसे सॉल्व करें, उसके इनोवेटिव आइडिया के लिए क्यूआर कोड से आप सीधा पहुंच जाते हैं सीधा उस चैप्टर पे और चैप्टर के क्वेश्चंस को करते हैं। तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लिए चलते हैं आपको। तो दोस्तों आ चुका है चैप्टर नंबर 2 आप लोगों के लिए, दैट इज एंटोनिम्स। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर को हमने देखा था जहां वोकैबुलरी को और इंप्रूव करने की कोशिश की थी, और मैंने आपको कहा था कि जितने ज्यादा वर्ड्स आप याद कर सकें उतना बेहतर है, क्योंकि वोकैबुलरी इतनी 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 इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस से भर देती है। न केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था, पूरे ही इंग्लिश पेपर में वोकैबुलरी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक वर्ड है जिसका मीनिंग आपको दे रखा है इंग्लिश के अंदर एक सेंटेंस के रूप में, तो आपको उसका मीनिंग आना चाहिए। कुल मिला के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे वोकैबुलरी का नॉलेज होना, वोकैबुलरी इंप्रूव्ड होना, एनहांस्ड होना, अच्छी वोकैबुलरी होना डेफिनेटली एडवांटेजेस है। आज जो हम चैप्टर लेके आए दोस्तों वो है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिनोनिम्स का मतलब था कि हमने आपको ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स ढूंढने को कहा जहां पे उस वर्ड का सिमिलर मीनिंग का एक और वर्ड वहां पे मिले। समानार्थी जिसे कह सकते हैं, पर्यायवाची कह सकते हैं, उसे सिनोनिम कहते हैं। एंटोनिम इज विलोम शब्द, ऑपोजिट यानी उल्टा वर्ड। जब आपको दूसरा वर्ड यानी कि डार्क है अगर कोई चीज तो ब्राइट इसका उल्टा हो जाएगा, डे है अगर कोई चीज तो नाइट इसका उल्टा हो जाएगा। यानी विलोम शब्द, डिफरेंट उल्टा वर्ड जब आप मीनिंग निकाल रहे हैं, रिवर्स मीनिंग निकाल रहे हैं, तब आप एंटोनिम कहते हैं। तो दोस्तों इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली एसएससी की बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे। बैंकिंग की बात करूं तो 1 या 2 क्वेश्चन पैसेज में आएंगे, एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज इसका एंटोनिम क्या होगा, विलोम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, राइट। चलिए साहब, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, लेट्स सी कितने हम कर पाते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दोस्तों, काफी सारी प्रैक्टिस सेट्स है। मैंने आपको पहले भी कहा इस बुक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जहां पे क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट वर्ड है आपके पास फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब होता है कोई चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना, कोई चीज को मजबूती देना, कोई चीज को सिक्योरिटी देना जिससे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, कोई चीज को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी के बेस को हिला देना, वीक कर देना, किसी का आधार हिला देना। सी का होता है स्ट्रेंथन यानी मजबूती देना। दोस्तों ई एन, कई बार मैंने बताया है, ई एन एक ऐसा प्रीफिक्स या सफिक्स लग सकता है जिससे कि वो वर्ब बन जाए। यानी इंग्लिश के किसी वर्ड में आप ई एन या तो शुरुआत में या एंडिंग में लगाते हैं कई बार, जिससे कि वो एक वर्ब में कन्वर्ट हो जाए।
जैसे स्ट्रेंथ यानी होती है मजबूती, तो स्ट्रेंथन यानी मजबूती देना, लेस यानी कम, लेसन यानी कम करना, लार्ज यानी बड़ा, एनलार्ज यानी बड़ा करना। सो ई एन कई बार स्टार्टिंग में कई बार एंडिंग में लगने पर सेंटेंस का उस वर्ड का वर्ब बन जाता है। इंटेंसिफाई यानी कोई चीज की उसकी तीव्रता बढ़ाना, तीव्रता को बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना। इंटेंसिटी यानी तीव्रता, इंटेंसिफाई यानी तीव्रता को बढ़ाना, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना। सपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज को सपोर्ट करने का मतलब है आप उसके सहयोग में हैं, आप उसको पकड़े हुए हैं, हेल्ड होल्ड किए हुए हैं, राइट। सो फोर्टिफाई का स्ट्रेंथन, सपोर्ट और इंटेंसिफाई तो सिमिलर मीनिंग में आना है। आप वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आप इंक्रीज कर रहे हैं, आप सेफ्टी दे रहे हैं। बट अंडरमाइन तो आधार को हिला रहे हैं, वीक कर रहे हैं, तो फोर्टिफाई का उल्टा अंडरमाइन हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से हम करेंगे दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं। एब्सटेन यहाँ पे सेकेंड वर्ड है और वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। एब्सटेन का मतलब है दूर रहना, पीछे रहना, हट के रहना, मतलब कोई चीज से आप बच के रहना। एब्सटेन, एब्सटेन के साथ एक प्रेपोजिशन फ्रॉम याद कर लीजिए। एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम आता है और इसके जैसा ही वर्ड है रिफ्रेन, दूर रहना, बच के रहना, रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम आता है। तो एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, ये नई चीज है जो आपको याद करवा रहा हूं। अब आते दोस्तों इसके वर्ड्स पे। तो डिसमिस का मतलब है कोई चीज को बिल्कुल रद्द कर देना। डिसमिस, भैया मीटिंग डिसमिस हो गई, नहीं रद्द हो गई है। डिसग्रेस दोस्तों, डिसग्रेस जनरली वहां लगाते हैं जब आप उसके सम्मान में कोई कमी कर रहे हैं, आप उसके ग्रेस में कोई कमी कर रहे हैं, उसके आदर में कहीं कमी कर रहे हैं, दैट इज डिसग्रेस। रिपेल अट्रैक्ट का उल्टा है। अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, रिपेल यानी दूर करना, एक दूसरे से अलग करना। और इंडल्ज यानी उसमें सम्मिलित हो जाना। तो एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना, इंडल्ज का मतलब है सम्मिलित हो जाना। इसका ऑपोजिट हो गया ना भाई, मैं या तो दूर रह सकता हूं या उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता हूं, इंडल्ज हो सकता हूं, जुड़ जाते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे थर्ड का ऑपोजिट यानी एंटोनिम हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। फैसिलिटेट दोस्तों, फैसिलिटेट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे आप कोई चीज को कंफर्टेबल कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं, आपने कोई चीज में हेल्प कर दी है, सपोर्ट कर दिया है, ठीक है ना, उसे कहते हैं फैसिलिटेट। तो हेल्प तो इसका सिनोनिम ही हो गया भाई, आपने उसकी हेल्प करी ना, मदद करी, उसको कंफर्टेबल बनाया है। और प्रोपेगेट का मतलब है चीजों को आगे बढ़ाना। प्रोपेगेट यानी आगे की तरफ बढ़ाना। हिंडर यानी उसका बाधा बन जाना, रोक देना। हिंडर यानी रोकना, हिंडर करना। और रिजेक्ट का मतलब है मना कर देना। रिजेक्ट कर देना का मतलब होता है कोई चीज को एकदम हटा देना, रद्द कर देना टाइप का। सो आप ये समझिए फैसिलिटेट का मतलब होता है चीजों को कंफर्टेबल, इजी, सिंपल बनाना। हिंडर का मतलब है उसको रोकना। तो फिर हिंडर इसका ऑपोजिट हो जाएगा सेवेंथ का, राइट। तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा सी। चलिए साहब, डिकोरस। डिकोरस का मतलब होता है, अभी समझते, देखो डिकोरस का मीनिंग मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये 4 वर्ड्स अच्छे से समझ में आ जाएं अपने को। सबसे पहला दोस्तों सेडेट। सेडेट कोई चीज को शांत करने के लिए आता है। सेडेट किसी को काम करने के लिए आता है। सेडेट किसी को, किसी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आता है, इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए आता है। तो सेडेट यानी शांत करना। दूसरा है दोस्तों फ्लारी। फ्लारी आमतौर पे डेकोरेशन, कोई चीज को ज्यादा सुंदर बनाना, बढ़िया बनाना, फ्लारी का प्रयोग वहां करते हैं। गुड इन कंडक्ट का मतलब है जो काम करने में अच्छा है। और डेकोरस का भी मतलब वही होता है, काम करने में अच्छा है, डिग्निफाइड है, अच्छे सम्मान के साथ काम करता है, अच्छे आदर के साथ काम करता है, एक वैल्यू, नीचे गिर के काम नहीं करता है, एक एक स्टैंडर्ड, एक लेवल पे काम करता है। और अनडिग्निफाइड इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। अनडिग्निफाइड का मतलब है बिल्कुल ही निम्न स्तर का, जो उच्च स्तर का नहीं है, बिल्कुल निम्न स्तर का है, डिग्निफाइड ही नहीं है। तो डेकोरस का जस्ट उल्टा हो जाएगा अनडिग्निफाइड, क्योंकि सेडेट, फ्लारी और गुड इन कंडक्ट करीब करीब एक लाइन में जा रहे हैं। जस्ट ऑपोजिट अगर चाहिए तो अनडिग्निफाइड हो जाता है। डिसेंट दोस्तों, डिसेंट का मतलब होता है नीचे की तरफ ढलान, उतराव। उतराव यानी कि नीचे की तरफ उतरना, फॉल जिसे आप कह सकते हैं। पेरेंटेज दोस्तों, पेरेंटेज वैसे तो लगाया जाता है वहां पे जहां पे उसके ओरिजिन ऑफ पेरेंट की बात होती है, कि भैया इसके जो माता पिता हैं उनका ओरिजिन क्या है, जैसे इंडियन पेरेंटेज, राइट।
दूसरा वर्ड है राइज यानी ऊपर की तरफ चढ़ना, बढ़ना, ग्रो करना। सिंकिंग यानी डूबना, सिंक आता है ना डूबने के लिए, तो सिंकिंग यानी डूबना के लिए आता है। डिसकंसर्टिंग का मीनिंग होता है अनसेटलिंग, थोड़ा इमोशनली उसको परेशान कर देना, अनसेटल कर देना। तो डिसेंट का उल्टा तो है नहीं वो, तो डिसेंट यानी होता है ढलान, उतार, और राइज होता है चढ़ाव, ऊपर की तरफ बढ़ना, ग्रो करना। तो डिसेंट का उल्टा यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का उल्टा हो जाएगा बी। ओवर्ट दोस्तों, ओवर्ट का प्रयोग किया जाता है जो कि कोई व्यक्ति एकदम ओपन माइंडेड है, खुला है, सामने नजर आ रहा है, तो इसको कहते हैं ओवर्ट। डीप यानी हो जाता है गहरा, बहुत ही गहरा। सीक्रेट का मतलब है गुप्त, क्लोज्ड। और शैलो का मतलब है उथला। देखो डीप का उल्टा शैलो होता है। ये दो सिनोनिम एंटोनिम तो अपने आप ही सामने आ गए। एंटोनिम मतलब डीप यानी गहरा, शैलो यानी उथला, यानी एक तो होता है बहुत ही गहरा और एक ऊपर ऊपर का यानी शैलो। अनरिटन जिसको लिखा ही नहीं गया है, जिसके बारे में कहा नहीं गया है। तो फिर 21 के बारे में अगर ऑपोजिट कहें, ओवर्ट यानी ओपन यानी खुला, सीक्रेट यानी गुप्त यानी बंद, क्लोज्ड, राइट। सो 21 का ऑपोजिट यानी एंटोनिम हो जाएगा सी। प्रिकैरियस दोस्तों, प्रिकैरियस जनरली वहां लगाते हैं जो चोट के लिए खुला है, कभी भी गिर सकता है, जिसको जिसको कभी भी चोट पहुंचाई जा सकती है, रिस्की है, रिस्की, डेंजरस है। तो डेंजरस तो इसका सिनोनिम जैसा हो गया, राइट। सेफ का मतलब है बिल्कुल यूं समझ लीजिए आप कि जो चीज सुरक्षित है। और कॉशियस का मतलब है जो जो सावधान है। और इजी का मतलब हो गया आसान। तो प्रिकैरियस तो हो गया डेंजरस, और सेफ हो गया उसका उल्टा, यानी कि जो चीज सुरक्षित है। तो डेंजरस का उल्टा आपका सुरक्षित हो जाता है। 29 का आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ओपेक को हिंदी में अपन कहते हैं अपारदर्शी, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा मैटर जो अपने थ्रू लाइट को पास होने नहीं देता है। सिंपल भाषा में कहूं तो ऐसी कोई चीज जिसके उस तरफ आप नहीं देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दीवार। अब दीवार के उस तरफ क्या है हमें क्या पता। तो दीवार एक ओपेक मटेरियल है, राइट। और मिस्टी क्या होता है दोस्तों, मिस्ट वर्ड आता है धुंध। एक्चुअली धुंध के लिए तो वर्ड आता है फॉग, और मिस्ट के लिए आता है कोहरा। तो मिस्टी यानी जब कोहरा कोहरा सा होता है उसे कहते हैं मिस्टी, राइट। हिंदी वाला मिस्टी नहीं है मीठा, मतलब बंगाली में कहते हैं ना मिस्टी दोही, यानी कि मीठा दही, वो नहीं कह रहे हम। ये मिस्टी इंग्लिश का है जिसका अर्थ होता है कोहरे वाला। और कवर्ड का मतलब है ढका हुआ, कोई चीज अगर ऊपर कवर लगा हुआ है, ढकी हुई चीज है, उसको कवर्ड कहते हैं। क्लियर यानी बिल्कुल साफ, जो चीज एकदम क्लियर है मतलब साफ है। और ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी, यानी कि आप एक कांच के उस तरफ देख सकते हो तो कांच हो गया ट्रांसपेरेंट। एक किताब के उस तरफ, एक दीवार के उस तरफ नहीं देख सकते तो उसे कहते हैं अपारदर्शी, यानी कि ओपेक। तो ओपेक का अगर ऑपोजिट चाहिए तो आपको साइंस में भी पढ़ाया था, डी यानी दिल्ली हो जाएगा। ओपेक का उल्टा ट्रांसपेरेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है डर्थ। डर्थ यानी होती है कमी, स्कैरसिटी, बहुत ही कमी कोई चीज की, स्कैंटी है यानी कोई चीज की कमी है, उसके लिए आता है डर्थ। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है अत्यधिक खर्च करना, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देना। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। तो डर्थ का वैसे तो स्कैरसिटी सिनोनिम हो गया। अबंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में, टू मच, बहुत ज्यादा, अत्यधिक, प्रचुर मात्रा यानी टू मच, राइट। और सफिशिएंसी का मतलब है बिल्कुल पर्याप्त। तो डर्थ का उल्टा अबंडेंस भी हो सकता है, पर्याप्त भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट ऑपोजिट चाहिए तो अबंडेंस हो जाएगा। सफिशिएंट तो एकदम न्यूट्रल लेवल पे चला जाएगा। तो डर्थ यानी कमी, अबंडेंस यानी ज्यादा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं चार, उनमें हो सकता है करीब करीब कई बार 2 या 3 एंटोनिम आ रहे हों। ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन मान लो 2 एंटोनिम आ रहे हैं तो आपको और ज्यादा शार्पली देखना पड़ेगा, अपने दिमाग का यूज लेना पड़ेगा कि किस तरीके से हम उसको समझें कि उन दोनों में से भी कौन सा बेहतर एंटोनिम होगा। चलिए यहाँ पे हमारा पहला प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाता है। लिए चलते हैं आपको दोस्तों सेकंड प्रैक्टिस सेट पे। पहला ही वर्ड दोस्तों एरियोडाइट। एरियोडाइट लगाते हैं समझदार व्यक्ति के लिए, स्कॉलर के लिए, पढ़ाकू के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हो। इमेच्योर वहां आता है जो अपरिपक्व है, अभी मेच्योर नहीं हुआ है, परिपक्वता नहीं आई है।
अनइमेजिनेटिव ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं जो इमेजिनेशन में अच्छा नहीं है, इमेजिनेटिव नहीं है, कोई चीज की कल्पना करने में थोड़ा मुश्किल होता है उसे। प्रोफेशनल उसे कहते हैं जो बिल्कुल यूं कह दीजिए तो बिल्कुल व्यावसायिक है, जो काम जो है प्रोफेशनल तरीके से होता है, जिसमें किसी प्रकार की ढील नहीं है, उसे प्रोफेशनल कह सकते हैं। और आखिरी वर्ड दोस्तों इग्नोरेंट। इग्नोरेंट यानी जो ध्यान नहीं देता, नजरअंदाज कर देता है, चीजों को समझता नहीं है। तो दोस्तों एरुडाइट तो समझदार हो गया, और ये समझता नहीं है तो इसका जस्ट उल्टा हो गया, यानी कि एरुडाइट का ऑपोजिट हो जाएगा इग्नोरेंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपके पास ट्रांजिएंस। ट्रांजिएंस का यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों? ट्रांजिएंस का यूज वहां किया जाता है जो चीज बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, जो अभी कुछ है और कल कुछ हो जाएगी, मतलब ट्रांजिएंस है। ट्रांजिएंस का मतलब है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड चीज है। एटर्निटी का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक, समय से। तो ट्रांजिएंस का उल्टा एटर्निटी, तो वैसे ही क्लियर हो गया भाई, एटर्निटी हो गया लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे समय तक। ट्रांजिएंस यानी शॉर्ट लिव, बहुत ही कम समय के लिए। शैलो अभी कुछ देर पहले आया था, डीप का ऑपोजिट है, डीप का एंटोनिम है। शैलो का मतलब उथला, यानी कि पानी गहरा नहीं है। देन दोस्तों रेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल आराम, और स्लो का मतलब होता है धीमा। तो इनमें तो क्लियर हो गया, ट्रांजिएंस का उल्टा हो गया एटर्निटी। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, डीप, सीरियस, है ना। कोई चीज अगर बहुत डीप है, गहरी है, तो उसे कहते हैं प्रोफाउंड। लेस का मतलब होता है कम। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर की बातें, बहुत ज्यादा गहराई में ना जाके सिर्फ ऊपर ऊपर से ही देखना। और स्पेशल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, अब उसको विशेष कहते हैं हिंदी में। लार्ज यानी बड़ा कहते हैं। तो इनको तो आपको सभी को पता है क्या कहते हैं, और सुपरफिशियल मैंने बता दिया है। प्रोफाउंड का उल्टा जो है वो सुपरफिशियल हो जाएगा। प्रोफाउंड का मतलब है बहुत ही गहरा, और सुपरफिशियल का मतलब हो जाएगा ऊपर ऊपर की बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रेटर। ट्रेटर का मीनिंग मैं बताऊं उससे पहले 4 वर्ड की हिंदी बता दूं। ऑफिसर का मतलब होता है अफसर। मेंबर का मतलब होता है सदस्य। शायद इनको मीनिंग आपको अच्छे से मालूम है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। पेट्रियट दोस्तों, ये शायद वर्ड सुना हो, शायद ना सुना हो। पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। और माइग्रेंट का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। और ट्रेटर होता है दोस्तों धोखेबाज, दगाबाज, देशद्रोही। तो अब ये तो हो गया देशद्रोही और ये हो गया देशभक्त, तो 19 का सी। इसे मुझे बताने की जरूरत ना पड़ी, आपको समझ आ गया कि ऑपोजिट जो है वो हो जाएगा पेट्रियट। चलिए साहब आगे देखिए। फोमेंट। तो दोस्तों फोमेंट का यूज कहाँ किया जाता है? फोमेंट का मतलब होता है कोई चीज को भड़काना, कोई चीज को आग लगाना, कोई चीज को आगे की तरफ लेके जाना, कोई चीज को एकदम स्टर कर देना। स्टर यानी एकदम भड़का देना। कंट्रोल का मतलब होता है कोई चीज को कंट्रोल करना, रोकना, समझना, अपने अपने अंडर ले लेना। रिपल्स का मतलब होता है कोई चीज को बैक कर देना, मतलब आपका रिपल्स हो गया, यानी कि जो चीज दी उसका रिएक्शन आ गया। क्वेल का मतलब होता है कोई चीज को स्टॉप करना फोर्सली, यानी कोई आमतौर पे जो कोई चीज मान लो कोई एक दंगा है, कोई तरह का डिसऑर्डर है, उसको एकदम से स्टॉप करना फोर्सफुली। और सीज का मतलब है रोकना, सीज का मतलब है स्टॉप करना। तो सीज का मतलब स्टॉप करना होता है, क्वेल का मतलब है फोर्सफुली स्टॉप करना, और फोमेंट का मतलब है भड़काना। तो दोस्तों भड़काने का उल्टा तो क्वेल हो जाएगा। सीज भी हो सकता था, सीज जनरल स्टॉप है। क्वेल होता है स्पेशली, मैंने कहा ना, डिसऑर्डर हो रहा है, कोई चीज बिगड़ रही है, दंगे हो रहे हैं, उसको एकदम से फोर्सफुली रोकना, क्वेल कर देना। तो फोमेंट का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा बी, दैट इज क्वेल। एग्जिबिट दोस्तों नया वर्ड हो सकता है शायद आप में से कई लोगों के लिए। एग्जिबिट यानी शो करना, इसी से वर्ड आया एग्जीबिशन, वो जरूर सुना होगा आपने। एग्जिबिट यानी प्रस्तुत करना, दिखाना, शो करना, एग्जिबिट। कंसील का मतलब होता है छिपाना, स्टॉप, हाइड करना। हाइड का एकदम सिनोनिम है कंसील। विड्रॉ का मतलब है पीछे हट जाना या बाहर निकाल लेना। वापस दोनों चीजें बताता हूँ। पीछे हट जाना, विड्रॉ करता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ भैया, या बाहर निकालना, पैसा विड्रॉ करते हैं अपन। प्रिवेंट का मतलब है रोकथाम, मतलब रोकना कोई चीज को, जैसे जैसे प्रिवेंट पोल्यूशन, पोल्यूशन रोकना, रोकथाम यानी रोकना कोई चीज को। और कंसीड का मतलब है पहले शायद हो सकता है मैंने किसी बात के लिए मना किया हो, लेकिन अब मैं हामी भर रहा हूँ, अग्री कर रहा हूँ, सहमत हो रहा हूँ, तो उसके लिए वर्ड आ जाता है कंसीड। तो हमने चारों वर्ड्स देख लिए। एग्जिबिट का मतलब होता है जब आप कोई चीज शो करते हो, और कंसील का मतलब होता है जब आप किसी को हाइड करते हो।
तो शो का उल्टा हाइड होता है, तो एग्जिबिट का उल्टा कंसील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ए फॉर एप्पल हो जाएगा। एर्यूडाइट दोस्तों, एर्यूडाइट वहां लगाते हैं जहां पे हम बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। और प्रोफेशनल का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से होती है, बिल्कुल समयबद्ध होती है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। इमेच्योर का यूज लिया जाता है जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपरिपक्व है। अनइमेजिनेटिव का प्रयोग किया जाता है वहां पे जहां पे हम चीज इमेजिन ही नहीं कर पा रहे। कोई व्यक्ति होता है ना जिसका कल्पनाशील नहीं होता है, उसे कहते हैं अनइमेजिनेटिव। और इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब है जिसको कुछ लेना देना नहीं है, जो जो समझता नहीं है कोई बात को, हर चीज को इग्नोर करता है, मतलब चलता है उसके लिए। तो दोस्तों एर्यूडाइट का जस्ट ऑपोजिट इग्नोरेंट हो जाएगा। सिमिलर एक क्वेश्चन शायद पहले वाली एक्सरसाइज में भी आ रखा है। चलिए साहब, लेकॉनिक किसे कहा जाता है? लेकॉनिक वहां यूज लिया जाता है जहां पे कोई व्यक्ति, उसका नेचर है बहुत कम बोलता है, मतलब बहुत ही रेयर बोलता है, बोलता ही नहीं है। रिजर्व्ड काइंड के लोग होते हैं ना, जहां पे आपने देखा होगा यार कुछ लोग होते हैं जिनको आप चला के 2-4 बार बात कर लो, वहां भी बड़ा मुश्किल से आंसर देंगे, खुद से तो आंसर क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। मतलब जो कम बोलते हैं उन्हें लेकॉनिक कहा जाता है। पहला ही वर्ड दोस्तों प्रोलिक्स। प्रोलिक्स का मतलब है बहुत ज्यादा बोलने वाला, टू मच बड़बड़ बड़बड़ करने वाला, बहुत ज्यादा गैरुलस टाइप का व्यक्ति जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है। तो इसका ऑपोजिट तो प्रोलिक्स हो गया, शायद समझ आ गया होगा। लेकॉनिक यानी कम बोलने वाला, प्रोलिक्स यानी ज्यादा बोलने वाला। बाकी जो वर्ड्स है वो भी देख लें दोस्तों। पहला मतलब बी पे है प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का प्रयोग वहां किया जाता है जो अत्यधिक खर्चीला है, टू मच, बहुत ज्यादा पैसा जो है बहा रहा है, पैसा पानी की तरह बहा रहा है, उसे कहते हैं प्रोफ्लिगेट यानी अत्यधिक खर्चीला। प्रोलिफिक होता है दोस्तों कोई चीज बहुत ही अच्छी है, जो अच्छा रिजल्ट दे रही है, जो प्रोडक्टिव है, जिससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसे कहते हैं प्रोलिफिक। प्रचुर मात्रा में भी, हाँ इसका दूसरा एक और भी होता है प्रचुर मात्रा में, टू मच, बहुत सारा होना, अबंडेंट के लिए प्रोलिफिक भी आता है। और ब्यूकॉलिक, ये भी आपके लिए में से कई लोगों के लिए नया वर्ड होगा। ब्यूकॉलिक का प्रयोग वहां किया जाता है जो चीज बहुत ही शांत है, काम है, ग्रामीण क्षेत्र के आसपास है, थोड़ा थोड़ा वैसा टाइप का जो होता है उसको ब्यूकॉलिक कहते हैं। तो लेकॉनिक का उल्टा तो आपको पहले ही पता चल गया था, ए यानी प्रोलिक्स। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। स्मूथ का मतलब होता है बिना किसी अवरोध के, एकदम स्मूथ है कोई चीज, सॉफ्ट, कोमल जिसे आप कहते हैं। अगली तो मतलब भद्दा, ठीक है ना, अगली होता है ब्यूटीफुल का ऑपोजिट, ये ध्यान रखना हमें। हार्ड होता है सॉफ्ट का उल्टा, तो सॉफ्ट का उल्टा हार्ड हो गया, और ब्यूटीफुल का अगली हो गया। ऑकवर्ड का मतलब होता है बिल्कुल ही अजीब सी ऐसी स्थिति जहां पे कुछ कहते नहीं बन रहे, समझ नहीं पा रहे, स्थिति थोड़ी अजीब सी हो गई, उसे ऑकवर्ड कहते हैं। और रफ, रफ होता है स्मूथ का उल्टा। जब खुरदरी कोई चीज होती है तो रफ कहते हैं, और बिल्कुल कोमल कोई चीज होती है तो स्मूथ कहते हैं। तो स्मूथ का उल्टा डी यानी रफ हो जाएगा। डेमन दोस्तों, डेमन कहा जाता है राक्षस को, डेमन कहा जाता है एविल को, डेविल को, यानी कोई जिस बुरी आत्मा है उसे हम कहते हैं डेमन। और चैरिटेबल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चैरिटेबल वहां यूज लिया जाता है जो चीज उदार मना है, जो चैरिटी में देता है, जो जो पैसा देने में विश्वास करता है, दान देने में विश्वास करता है, उसे कहते हैं चैरिटेबल। और काइंड हार्टेड यानी दयालु, यानी बहुत अच्छे दिल वाला। और फेयर माइंडेड यानी बहुत अच्छे दिमाग वाला। और आखिरी वर्ड रह गया दोस्तों एंजल यानी परी। तो ये हो गया आपका राक्षस, ये हो गई आपकी परी। तो एक्चुअली दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, यानी 47 का ऑपोजिट हो जाएगा सी फॉर कैट, दैट इज एंजल। चलिए यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस सेट सेकंड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही धीरे 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 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे पूरे, हम काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। बट माय पॉइंट इज वेरी सिंपल दैट आई वांट टू मेक इज प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। देखिए मैं तो एक एक एक्सरसाइज में 5, 7, 10, 8, 12 जितने भी क्वेश्चन करा पाऊंगा। रिमेनिंग जितने क्वेश्चन हैं वो जब आप नहीं करेंगे तब तक एक्चुअली आपको बेनिफिट नहीं होगा। जितने ज्यादा वर्ड एग्जाम से पहले पढ़ लोगे, एग्जाम में उनमें से वर्ड आ जाएंगे। आपकी वोकैबुलरी कम होगी, आपके पास एंटोनिम सिनोनिम का ज्ञान नहीं होगा, तो एग्जाम में वैसे ही आप पीछे जाने वाले हो। देखिए ये जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया ना, फर्स्ट और सेकेंड, ये चैप्टर इज मोर और लेस आप समझ लीजिए जीके के बराबर है।
जनरल नॉलेज, इंग्लिश की नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो छोड़, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, कोई खास बड़ी अप्रोच नहीं है, तो इसको कहते हैं दोस्तों एंटोनिम चैप्टर। चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला वर्ड आ गया दोस्तों सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना। सेसेशन का मतलब है रुक जाना। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत होना। तो मुझे लगता है कि वैसे ही ये दोनों ऑपोजिट हो गए। ये रोकने की बात कर रहा है, ये शुरुआत। कमेंसमेंट शुरुआत करना, कमेंस बाय द गेम बिगिन, बिगिन यानी कमेंस, तो कमेंसमेंट यानी बिगिनिंग यानी शुरुआत की बात हो रही है। रिन्यूअल का मतलब है जो चीज को पहले चल रही थी बीच में स्टॉप हो गई, वापस से शुरू करी आपने। और ऑन गोइंग मतलब लगातार चलती जा रही है चीजें, तो ये ऑन गोइंग का मतलब हो गया लगातार चलती जा रही है। इंटरप्शन दोस्तों, एक और डी में लिखा हुआ है इंटरप्शन। इंटरप्शन का प्रयोग वहां किया जाएगा जहां बीच में दखलदारी है। तो चारों वर्ड एक बार वापस बता दूं, ये दखल के लिए आता है, ये पुनः शुरुआत करने के लिए आता है, ये चल रहा है लगातार चल ही रहा है, इसमें रुका ही नहीं कहीं। और कमेंसमेंट यानी शुरू होना, तो कमेंसमेंट यानी शुरू होना, सेसेशन यानी रोकना, तो इस सेकंड क्वेश्चन का ऑपोजिट हो जाएगा कमेंसमेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। पोटेंट दोस्तों, पोटेंट किसे कहा जाता है? पोटेंट उसे कहता है जिसमें पोटेंशियल है। पोटेंट से ही वर्ड बना है पोटेंशियल। सो पोटेंट वहां आता है जहां बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, बहुत मजबूत कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई पोटेंशियल है, जिसके पास कोई ना कोई मजबूती है, जिसके पास कोई ना कोई पावर है, उसे पोटेंट कहा जाता है। इनएफिशिएंट जो वर्ड आता है दोस्तों, इनएफिशिएंट उनके लिए आता है जो किसी काम को करने में उनकी अक्षमता है, सक्षमता कम है, एफिशिएंसी कम है, उसे कहते हैं इनएफिशिएंट। सॉफ्ट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कोमल, और फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगुर। आपने शायद वर्ड सुना होगा भंगुर के लिए, फ्रेजाइल के लिए, जहां पे बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे कांच के आइटम्स होते हैं, ग्लास के आइटम्स, फॉर एग्जांपल ग्लास की ग्लास होती है, या ग्लास के कुछ बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनको जब कार्टन में पैक किया जाता है तो उस पे लिखा जाता है फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। फ्रेजाइल यानी भंगुर, यानी बहुत इजीली चकनाचूर हो सकते हैं, टूट सकते हैं। और वीक का मतलब है कमजोर। तो ये तो है बहुत स्ट्रॉन्ग, ये है बहुत कमजोर, यानी फोर्थ का ऑपोजिट यानी कि डी फॉर दिल्ली, वीक हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं बॉस। डेटरेंट दोस्तों, डेटरेंट किसे कहते हैं? डेटरेंट किसे कहते हैं उसको समझने से पहले एक बार जो वर्ड्स हैं उन्हें समझ लें अपन। डिटरमिनेंट का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा आत्मविश्वास होता है, कोई चीज के पीछे आप बस डिटरमाइंड हो कि मुझे ये काम करना ही करना है, जब आपको अति आत्मविश्वास हो जाता है, जब बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से डिटरमिनेंट होते हैं आप। डिटरमिनेंट का मतलब है टू मच आत्मविश्वास। डेट्रीमेंट दोस्तों, ये डिटरमिनेंट है, ये डेट्रीमेंट है। डेट्रीमेंट का मतलब होता है बुरा, इल, जैसे डेट्रीमेंटल इफेक्ट यानी इल इफेक्ट, यानी कोई चीज अगर बुरी है, बेकार, कोई चीज खराब है, उसके लिए डेट्रीमेंट आ जाता है। एनकरेजमेंट का मतलब होता है बढ़ावा देना, कोई चीज को आगे बढ़ाना। और एनरिचमेंट का मतलब होता है किसी चीज से भरा पूरा, बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड, कोई चीज जिसके अंदर बहुत अच्छे से सम्मिलित बहुत सारी चीजें हैं। सो मैंने चारों वर्ड के मीनिंग बता दिए। अब हम सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग देखेंगे, दैट इज डेटरेंट। डेटरेंट आता है कब? जब आप कोई चीज के बीच में बाधा बन रहे हो, कोई चीज के बीच में अवरोध आ रहा है, आपकी चीजें चल रही हैं और बीच में अवरोध आता है, उसे डेटरेंट कहते हैं। और एनकरेजमेंट यानी एनकरेज करना, आगे बढ़ाना, बढ़ावा देना, चीजों को रोकना नहीं, आगे चलने देना। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये बेसिकली डिस्करेज करना हो गया, ये एनकरेज करना हो गया। यानी अगर कोई काम कर रहा है, अरे भाई बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, और आगे करो और आगे करो, तो इसको कहते हैं एनकरेजमेंट। नहीं नहीं तुम तो यहीं फेल हो जाओगे, तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, वो हो गया डेटरेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी बेसिकली आता है रैंडम के लिए, मतलब कोई भी रैंडम से, रैंडम की चीज, रैंडम की वैल्यू, आर्बिट्ररी वैल्यू यानी कि रैंडम, कोई भी फिक्स नहीं है जिसके बारे में। पहला वर्ड दोस्तों ऑब्जेक्टिव यानी होता है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब है ऑब्जेक्ट जहां पे एकदम क्लियर हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो बुक है वो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, आपके वस्तुनिष्ठ हैं, टू द पॉइंट, 5 ऑप्शन है, क्लियर, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। सब्जेक्टिव नहीं है कि भैया
जैसा क्वेश्चन होगा वैसा कुछ चेंज होगा, नो, ऑब्जेक्टिव है। डेलिबरेट का मतलब होता है आप जब कोई चीज इंटेंशनली कर रहे हैं, जब आप कोई चीज कोई इंटेंशन के साथ कोई काम करते हैं आप। रैंडमाइज का मतलब वैसे रैंडम होता है, मतलब बिखरा हुआ इधर उधर कोई भी, एनी वैल्यू। मुझे लग रहा है आर्बिट्ररी का सिनोनिम तो रैंडम हो सकता है साहब। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जब आप कोई चीज पारदर्शी की बात करते हैं, जब आप एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके उस पार देख सकते हैं, लाइट जिसमें से पास हो सकती है, उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। लॉफुल, लॉफुल का मतलब होता है कानूनी, जो चीज फिक्स्ड है, जो चीज एकदम तरीके से बद्ध है। तो आर्बिट्ररी यानी बिल्कुल ही रैंडम इधर उधर की चीजें, लॉफुल यानी फिक्स चीजें। तो एक्चुअली 12 का उल्टा यानी 12 का ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम हो जाएगा ई फॉर एलिफेंट। टेरिबल, दोस्तों टेरिबल आता है जब कोई चीज भयावह है, बेकार है, खराब है, एकदम ही भयानक कोई चीज होती है, टेरिबल सीरियस के लिए आता है। हॉरिबल इसका सिनोनिम हो सकता है जहां चीज डरावनी बन जाए। ऑसम यानी बहुत ही शानदार, और डिलाइटफुल यानी बहुत ही खुशी देने वाला। डिलाइट यानी खुशी, हैप्पीनेस वाला। दोस्तों हिडियस का मतलब भी हॉरिबल के तरह है, बहुत ही ऑफेंसिव, बहुत ही भयानक, भयावह। तो टेरिबल, हॉरिबल, हिडियस, ये तो तीनों एक साथ एक सिनोनिम में चले गए। ऑसम यानी बहुत शानदार, डिलाइटफुल यानी खुश करने वाला, ये दुख देने वाला, ये खुश करने वाला। 20 का जो एग्जैक्ट एंटोनिम इन चारों में बनेगा वो दोस्तों डिलाइटफुल बन जाएगा। एक तरफ खुशी देने वाला है, एक तरफ भय देने वाला है, तो 20 का आंसर आ जाएगा सी। ग्रेचुइटी, दोस्तों ग्रेचुइटी किसे कहते हैं, पहले चारों वर्ड समझ लेते हैं, उसके बाद ग्रेचुइटी का मीनिंग भी समझ लेंगे भाई। एनुइटी का मतलब होता है प्रीमियम, जब आप कोई चीज के लिए प्रीमियम पे करते हैं ना, उसे एनुइटी कहते हैं। एनुइटी का मतलब समझिए आप इस तरीके से कि जहां पे फॉर एग्जांपल आपने कोई इंश्योरेंस लिया है, तो इंश्योरेंस के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसको एनुइटी कहते हैं, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पे करना होता है। स्टाइपेंड जनरली आपको मिलता है जब आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप किसी सैलरी के अंदर एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग का कुछ पैसा आपको समय समय पे मिलता जाए जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए, तो उसको कहते हैं स्टाइपेंड। डिस्काउंट का मतलब होता है कोई चीज में छूट होना, भैया कोई सामान लेके आ रहे हो उस पर 20% डिस्काउंट है, यानी 20% पैसा कम देना है, छूट है आपके लिए। और वेजेस का मतलब होता है सैलरी, जैसा आप काम कर रहे हो उसके अनुसार आपको हर महीने का सैलरी मिलेगा। ग्रेचुइटी आपने जो काम किया, एम्प्लॉयमेंट किया, उसके एंड में मिलता है, लास्ट में जाके मिलता है, और ये दौरान मिलता है उसके बीच में। सो 35 का आंसर हो जाएगा डी, ग्रेचुइटी का। इन चारों में से अगर मुझे पूछा जाए एंटोनिम क्या है तो वो हो जाएगा वेजेस। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, कोई चीज के बारे में हमें नॉलेज है यानी ज्ञान है। इग्नोरेंस मतलब ज्ञान नहीं है, इग्नोरेंस है यानी कि अनभिज्ञता है, अनभिज्ञता। तो नॉलेज का जस्ट उल्टा वैसे तो इग्नोरेंस हो जाएगा। ध्यान होना, ध्यान नहीं होना, ध्यान नहीं देना, राइट। इलिटरेसी का मतलब हो जाता है निरक्षरता। लिटरेसी यानी साक्षरता। नॉलेज और इलिटरेसी दो अलग अलग चीजें हैं। हमें लिखना पढ़ना नहीं आता है, उसे इलिटरेसी कहते हैं। हमें किसी चीज के बारे में ध्यान नहीं है, उसे नॉलेज कहते हैं, राइट। फुलिशनेस का मतलब है बेवकूफी, और लास्ट वर्ड है बैकवर्डनेस यानी पिछड़ापन, पिछड़ापन, कोई चीज किसी से पिछड़ जाती है, राइट। सो 38 नॉलेज का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इग्नोरेंस। चलिए और वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड इज लैंग्विड। तो लैंग्विड वहां आता है जब बहुत ही ज्यादा आलस है, काम करने में इच्छा नहीं हो रही है, आपको अपने आप से काम कर नहीं पा रहे हो, आपकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, तो उसे कहते हैं लैंग्विड। लेजीनेस टाइप का वर्ड है। स्मार्ट यानी बहुत ही स्मार्ट है। अब स्मार्ट के लिए हिंदी में क्या वर्ड हो सकता है, बहुत ही फॉरवर्ड है, आगे का है, मॉडर्न है। फास्ट का मतलब बहुत तेज हो जाता है। फेरोशियस का मतलब है बहुत ज्यादा भड़काऊ टाइप का हो गया, फुल ऑफ एनर्जी हो गया, या यूं कह दें तो कोई चीज के प्रति विध्वंस है, अटैकिंग है। फेरोशियस यानी टू मच ऑफ इंटेंसिटी, राइट। और एनर्जेटिक का मतलब है एनर्जी से भरपूर, ऊर्जावान। तो ये तो हो गया ऊर्जावान, और ये हो गया अपना आलसी। तो आलसी का उल्टा ही तो होगा ऊर्जावान। भाई ये तो बिल्कुल ही काम ही करना नहीं चाहता है,
और ये ऊर्जा से भरा हुआ यानी काम कर लेगा। तो यानी 44 का बी हो जाएगा। डी थोड़ा एक्सट्रीम में चला जाता है, इसलिए फेरोशियस नहीं होगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। मेलिशियस दोस्तों, मेलिशियस कहाँ यूज लेते हैं हम लोग? जब आपके इंटेंशन अच्छे नहीं हो, किसी के प्रति बहुत ही खराब हो, आप किसी का बुरा चाहते हैं, बुरा, ठीक है ना, तो उसके लिए आता है मैलिशियस। आमतौर पे आप देखेंगे वैसे MAL, मैल जो है ना, ये नेगेटिव वर्ड के लिए आता है, जैसे मेलाइन है, मेलिशियस है, कोई भी और मैलफैक्शन है, कुल मिला के मैल जो है वो नेगेटिव वर्ड है, खराब के लिए आता है। तो अगर आपका किसी के प्रति खराब बर्ताव है, किसी के प्रति खराब रवैया है, सोच में ही आप खराब चाहते हैं किसी का, दैट इज मेलिशियस। बोस्टफुल का मतलब होता है डींगे हाँकना। अरे भैया किया काम छोटा सा चवन्नी वाला और आप हाँक रहे हो कि भैया मैंने 1.5 रुपए का काम किया, डींगे हाँकना, बढ़ाई करना। काइंड का मतलब होता है दयालु, बहुत ही ज्यादा दया वाला, है ना। इनडिफरेंट का मतलब होता है जब आप ये समझिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप ये करो चाहे वो करो, मैं तो इनडिफरेंट हूं, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे इनडिफरेंट कहते हैं। और जेनरस होता है उदार मना, अपने से खुद चला के किसी को पैसा देना, किसी के बारे में अच्छा सोचना। तो मेलिशियस का उल्टा काइंड भी हो सकता था, जेनरस भी हो सकता था। ये तो डींगे हाँकना हो गया और ये बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड हो गया। सो काइंड और जेनरस में जेनरस ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये उदार मना है, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, उदार देते हैं। और ये काइंड मतलब उस समय दया दिखाते हैं। तो 52 का अगर मुझे ऑपोजिट यानी एंटोनिम चाहिए तो वो हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। यहाँ प्रैक्टिस सेट 3 भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों एक एक करके बहुत सारे वर्ड्स हम लोग करते जा रहे हैं। मैं इस वीडियो को भी बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहूंगा, सिंपल सा रीजन है क्योंकि हमें नए वर्ड्स समझने हैं। दोस्तों बहुत सारे वर्ड्स मैं यहाँ पे बता दूंगा, बहुत सारे वर्ड्स फिर भी रह जाएंगे। द ओनली थिंग, देखिए अभी तो बुक शुरू हुई है, अभी तो 2nd चैप्टर पे आए हैं आप लोग। एक चीज का बात गांठ बांध लीजिए, आगे जितने भी चैप्टर्स कराऊंगा मैं, उसमें मैं कोशिश ये करूंगा मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आपके लिए रिक्वायर्ड है उतने करा लूंगा। मैक्सिमम से भी ज्यादा अच्छा वर्ड है ऑप्टिमम, जितने जरूरत है उतने मैं करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ देते हैं जिससे कि आप उन्हें समय पे कर सकें, क्योंकि नहीं तो ये बुक आपके कब काम आएगी, बस ये ध्यान रखना है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करें, आगे से आगे बताएं अपने मित्रों को, फ्रेंड्स को कि बहुत अच्छी क्लास हमारी चल रही है। उसके अलावा दोस्तों लाइक बटन तो दबा ही सकते हैं। सब्सक्राइबर अगर आप नहीं है दोस्तों, अभी सब्सक्राइबर बन जाइए, आगे बहुत सारे चैप्टर्स आने हैं, धीरे धीरे चीजें समझनी है। यहां तो स्कैन करके पहुंच जाओगे इस किताब में, लेकिन उस चैनल पे और भी नए वीडियो सॉल्यूशंस और भी नई चीजें आती रहेंगी, वो कैसे पता चलेंगी? तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, सो दैट आप अच्छे से समझ पाए कि अगला कुछ नया आने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी आने वाले बात में डाल देते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर है इसका 3, अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है कि भैया जिसको आप अनुमान ही नहीं लगा सकते, क्या कर लेगा अगली बार वो कुछ नहीं मालूम है, आप जिस पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि डिपेंड हो गए और फिर उसने कुछ और बदल दिया, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जिस पर डिपेंड नहीं हो सकते, उन्हें कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल। पहला वर्ड ही ऑपोजिट आ गया, डिपेंडेबल, जिस पे आप डिपेंड हो सकते हो, जो चीज फिक्स्ड है, जो चीज बदलती नहीं है, आप जिस पर निर्भर हो सकते हैं। तो थर्ड का ऑपोजिट का आंसर तो ए आ गया, डिपेंडेबल। बाकी जो वर्ड्स हैं, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, कंप्लायंट का मतलब होता है दोस्तों कंप्लायंट, कंप्लायंट यानी ये काम करना ही पड़ेगा वाले, और लॉडेबल जिसके बारे में बहुत तारीफ कर सकते हैं, जो प्रशंसनीय है, तो ये प्रशंसनीय हो गया, ये आपको काम कंपलसरी करना पड़ेगा, ये नेचर यानी प्रकृति हो गई, और अनप्रिडिक्टेबल का एंटोनिम हो गया आपका डिपेंडेबल। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों है कोर्स। कोर्स, कोर्स, कोर्स कहते हैं इसे। कोर्स का मतलब है खुरदरा, जो बहुत ज्यादा रफ जैसा, मतलब बहुत स्मूथ ना हो, उसे कहते हैं कोर्स। जनरली जैसे आटा, तो एक तो होता है बिल्कुल बारीक आटा और एक होता है थोड़ा मोटा, कोर्स होता है, खुरदरा होता है, खुरदरा कहते हैं इसे। डेड का मतलब तो मर गया, मृत। फाइन का मतलब होता है, एक तो फाइन का मतलब पेनल्टी लगाते हैं आप, एक फाइन भाई आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, और एक फाइन होता है बिल्कुल बारीक चीज पिसी हुई होती है, जैसे आपका पाउडर होता है,
तो वो एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं। डर्टी का मतलब होता है गंदगी, और क्लाउडी का मतलब होता है बदली। बदली आ जाती ना, जब कई बार आप देखते हैं यार बाहर मौसम में धूप नहीं है आज, आज तो बदली है, यानी कि बादल छाए हुए हैं। क्लाउड से बना है क्लाउडी, बादल छाए हुए होना इज क्लाउडी नेचर होना, क्लाउडी क्लाइमेट होना, राइट। सो यहाँ पे इन चारों वर्ड्स में से कोअर्स तो होता है खुरदरा और फाइन होता है बारीक, यानी 6 का उल्टा हो जाएगा बी, यानी 6 का एंटोनिम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। डिटेस्ट का मतलब होता है दोस्तों हेट करना, नापसंद करना, किसी को बिल्कुल ही डिसलाइक कर देना इज डिटेस्ट, यानी नापसंद करना, बहुत बुरी तरीके से हेट करना। अब पहला वर्ड है दोस्तों टेस्ट। टेस्ट का मतलब तो हो जाता है आपका जब आप कोई चीज की मतलब टेस्ट ले रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, उसकी परीक्षण कर रहे हैं। डिसलाइक का मतलब तो इसका सिनोनिम हो गया भाई, मैंने कहा डिटेस्ट का मतलब डिसलाइक है। लाइक यानी पसंद करना, और इंटरेस्ट यानी आपकी रुचि। तो रुचि और नापसंद करना और टेस्ट यानी परीक्षण, ये तीनों तो अलग हो गए। डिटेस्ट यानी डिसलाइक और उसका उल्टा हो जाएगा लाइक। भाई आप किसी को या तो पसंद कर सकते हैं यानी लाइक, या फिर डिटेस्ट करेंगे, हेट करेंगे, राइट। तो 8th का आंसर हो गया सी फॉर कैट। पार्शियली दोस्तों, पार्शियली के 2-3 मीनिंग आते हैं। पार्शियली यानी थोड़ा सा अधूरा सा, और इम्पार्शियली का मतलब होता है अधूरा नहीं, या यूं कहते हैं कि किसी के प्रति आपने मन बना लिया है, पार्शियल हो गए आप। इम्पार्शियल यानी मन नहीं बनाया किसी के बारे में। तो यहाँ जो 4 वर्ड्स हैं, इम्पार्शियली का मतलब तो उल्टा हो ही गया, पार्शियली का उल्टा जैसा हम कह रहे हैं सेंटेंस से ही पता चल रहा है। एंटायरली यानी कंप्लीटली, फेवरिंग वन पार्टी, जो फेवरिंग वाली बात हो रही है पार्शियली, और नॉट टुगेदर यानी साथ में नहीं है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, जो इसका ऑपोजिट है। एम्बिगुअस किसे कहते हैं दोस्तों? एम्बिगुअस जो क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, अभी जिसके बारे में क्लैरिटी आई नहीं है, एम्बिगुअस है, यानी कि स्पष्टता नहीं है, उसे कहते हैं एम्बिगुअस। पहला वर्ड दोस्तों डिटरमाइंड, जिसके बारे में मालूम चल गया है, डिटरमाइंड है यानी वैल्यू पता चल गई है इसकी। फिर एक है दोस्तों वियर्ड, अजीब सा। अजीब कोई चीज होती है ना, बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रही है, अजीब सा, वियर्ड कहते हैं उसे। और वेग कहते हैं जो चीज क्लियर नहीं है। तो एम्बिगुअस का सिनोनिमस हो सकता है वेग। अगर आपसे पूछते कि भाई इन तीनों में से सिनोनिम कौन सा है, तो एम्बिगुअस का वेग आ जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा है एंटोनिम, जो कि हो जाएगा क्लियर। भाई ये तो क्लियर है, स्पष्ट है, और एम्बिगुअस है, अस्पष्ट है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। चलिए और एक वर्ड देखते हैं, प्रोहिबिट यानी रोकना, किसी चीज को मना कर देना, प्रोहिबिट कर देना। पहला वर्ड दोस्तों एक्सेप्ट, यानी उसको हम एग्री कर जाते हैं, एक्सेप्ट कर जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, उसे हम मान लेते हैं, अपना लेते हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं अपना लेता हूं, मैं इसकी बात को मान लेता हूं। बी में लिखा है परमिट, यानी किसी चीज को अलाउ करना, यानी आपने काम, हाँ भैया तुम्हें ये काम कर सकते हो। परमिट करना यानी कि अलाउ करना, काम की अनुमति देना, ये अनुमति, सहमति। और एग्री का मतलब भी हामी, सहमति। करीब करीब कुछ जगह पे एक दो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ए और सी तो सिनोनिमस ही हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं इस बात को मानता हूं, मैं एग्री करता हूं, मैं मानता हूं। और डी है ग्रांट, यानी दे देना। ग्रांट यानी कोई चीज को देना, बांटना, बहुत बड़े स्तर पर दे देना। तो ये तो ग्रांट हो गया यानी दे देना। प्रोहिबिट यानी रोकना, तो रोकने का उल्टा होगा अलाउ करना, परमिट करना। देखिए बी और डी क्लोज कंटेंडर्स थे, यानी इनके दोनों ऑप्शन जो हैं ये बहुत नजदीक वाले थे, लेकिन इन दोनों में से जो बेस्ट लग रहा है वो है परमिट, यानी अलाउ करना। प्रोहिबिट का उल्टा हो गया परमिट आपका। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों रफली, यानी कि बहुत क्लियर नहीं है। अराउंड जैसे कहते हैं ना, अबाउट मतलब निश्चित नहीं है, अप्रोक्सीमेटली। प्रोहिबिट का रफली का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। पहला है एग्जैक्टली दोस्तों, मुझे लगता है जस्ट पहले ऑप्शन में ही आंसर आ जाता है कभी कभी। भाई ये तो रफली है, कंफर्म नहीं है, अप्रोक्स है, अनुमानित है, शायद के आसपास है। और एग्जैक्ट वैल्यू यानी जस्ट एकदम फिक्स्ड है। तो रफली का उल्टा तो ए हो गया एग्जैक्टली। बाकी वर्ड्स क्या कह रहे हैं दोस्तों? कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से, लार्जली यानी बड़े रूप से, पॉइंटेडली यानी टू द पॉइंट बात करके। तो कुल मिला के रफली का उल्टा हो जाएगा एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली तो मैं बहुत सारी बार बोलता भी हूं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। द वर्ड इज कंटेंटेड, ध्यान से देखिए, कंटेंटेड है, कंटेंटेड, कंटेंट, कंटेंट का ईडी फॉर्म है ना दोस्तों।
कंटेंट का मतलब होता है खुश, प्रसन्न, संतुष्ट। सेटिस्फाइड इज कंटेंटेड। ये आदमी कंटेंटेड है यानी कि बहुत संतुष्ट है या फिर बहुत प्रसन्न है, खुश है। रैश का तो जनरली यूज लेते हैं जब बहुत तेज दौड़ा दौड़ी चल रही है, फटाफट रैश ड्राइविंग, मतलब ऑर्डर में ही नहीं है, चीजें एकदम बिखरी हुई हैं। सेकेंड वर्ड तो नैरो माइंडेड। सेकेंड वर्ड है नैरो माइंडेड का मतलब संकीर्ण विचारधारा वाले, जहां पे आप ये समझिए कि जो चीज ब्रॉड माइंड से होनी चाहिए, खुले दिल से होनी चाहिए, बड़े दिमाग से होनी चाहिए, एकदम संकुचित जहां पे माइंड हो जाता है वहां नैरो माइंड कहते हैं। और ग्लूमी होता है बहुत ही दुखी, परेशान, उदास टाइप का, है ना। और डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है जो निराश है। तो यहाँ पे तो उदास है, यहाँ पे निराश है, और ये बहुत खुश है। तो खुश का उल्टा उदास से होगा या निराश से होगा दोस्तों? निराश बेटर वर्ड है। यानी कि इन दोनों में से अगर मुझे 31 का ऑपोजिट चाहिए तो ये ज्यादा बढ़िया आंसर है। ये भी गलत नहीं कह सकते, कंटेंटेड यानी खुश है, ग्लूमी यानी उदास है, लेकिन ये ज्यादा, क्योंकि ये सेटिस्फाइड भी साथ में आ रहा है और डिसअपॉइंटेड में दोनों आ रहे हैं। निराश हो गया, सेटिस्फाइड नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेल्डम दोस्तों, एक तो होता है नेवर। नेवर यानी कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। और सेल्डम यानी नेवर से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब न के बराबर, बहुत ही कम बार, जिसकी फ्रीक्वेंसी नेवर से थोड़ी सी ज्यादा हो, बस उतना ही। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ऑफन नहीं, कुछ नहीं, बस न के बराबर। एग्जैक्टली नेवर नहीं है, बस न के बराबर है। रेयरली यानी सिमिलर वर्ड हो गया ना, रेयरली बहुत ही कम बार, सेल्डम बहुत ही कम बार, यानी सेल्डम और रेयरली तो हो गए आपके सिनोनिम्स। डेली का मतलब रोज, प्रतिदिन, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। और डी यानी नेवर। नेवर से तो मैं जोड़ ही रहा हूं भाई, नेवर तो कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। और सेल्डम यानी एकाध बार, यानी कम बार। और ऑफन यानी प्राय, कई बार। तो देखिए, नेवर और डेली तो करीब करीब एंटोनिम्स हो जाएंगे एक दूसरे के। ये रोज हो रहा है, ये कभी नहीं हो रहा है, रोज हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, तो ये दोनों हो गए एक साथ। और रेयरली इसका सिनोनिम हो गया और ऑफन इसका ऑपोजिट हो गया। सेल्डम का रेयरली सिनोनिम है, सेल्डम का उल्टा ऑफन है। ऑफन यानी प्राय, अक्सर ऐसा होता है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है, होता रहता है, वहां लगाते हैं आप ऑफन। तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे वर्ड्स हमने देखे, बहुत सारे वर्ड्स हम देख रहे हैं लगातार। एंटोनिम्स ढूंढने थे हमें, तो दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर को भी हम समाप्त करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे और भी आ सकते हैं। एक्चुअली चैप्टर बहुत बड़ा है, जितने ज्यादा वर्ड्स आप करना चाहें जरूर करें। और मैं तो कह रहा हूँ चाहे नहीं, करना ही है आपको। एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है, एंटोनिम्स याद करने हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन टफ है। नया वोकैबुलरी, नए वर्ड सीखने को मिलेगा। और जो भी वर्ड आपको मिले, अगर आपको नहीं आता है, एक सिंपल सा अप्रोच है दोस्तों, मोबाइल में डिक्शनरी है, कब काम आएगी, तो उसका प्रयोग करें, अच्छे से काम करें। बस इतना ही कहना चाहूंगा। सब्सक्राइब करें जरूर चैनल दोस्तों। ये अभी शुरुआत है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। अगला चैप्टर उसका टेस्ट भी हो जाएगा और धीरे धीरे अंग्रेजी को सुधारते चले जाएंगे। आप बने रहिए आपके फेवरेट चैनल एस चांद अकेडमी पे। थैंक यू एंड टेक केयर।